करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास करने से सब कुछ संभव है, अभ्यास से ही सब कुछ संभव होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ लिया है, जो 11th-12th की हमारी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें से, और आज हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं। तो रीतिकाल का जो टाइमिंग था वो था 1700 से 1850 ईस्वी, और इसकी प्रधान प्रवृत्ति थी रीति निरूपण। रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण है, और इसकी 4 प्रवृत्तियां हैं रीतिकाल की, उनको क्रम से याद रखना होता है। तो इनकी सबसे पहले आती है रीति निरूपण, फिर है श्रृंगारिकता, फिर है अलंकार, और फिर है कलाकाल। ठीक है, 4 प्रवृत्तियां थी रीतिकाल की, रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकार और कलाकाल। तो प्रधान प्रवृत्ति है रीति निरूपण। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि। रीतिकाल से आशय हिंदी साहित्य के उस काल से है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति बन गई थी। रीति, कवित रीति एवं सुकवि रीति जैसे शब्दों का प्रयोग इस काल में बहुत होने लगा था। हो सकता है शुक्ल जी ने इसी कारण इस काल को रीतिकाल कहना उचित समझा हो। काव्य रीति के ग्रंथों में काव्य विवेचन करने का प्रयास किया जाता था। हिंदी में जो काव्य विवेचन इस काल में हुआ उसमें इसके बहाने मौलिक रचना भी की गई। ये प्रवृत्ति इस काल में प्रधान है, लेकिन इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है। रीतिकाल की कविता प्रधान से कौन से रस की है? तो वो है श्रृंगार रस की। ठीक है, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहने की भी बात की जाती है। श्रृंगार और रीति यानी इस काल की कविता की वस्तु और उसका रूप किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ गए, इसे समझने के लिए हमें कुछ और बातें जाननी पड़ेगी। संस्कृत में काव्य विवेचन शास्त्रज्ञ आचार्य करते थे, कवि नहीं। ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि संस्कृत में काव्य विवेचन शास्त्रज्ञ आचार्य करते थे, कवि नहीं। ठीक है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वे काव्य विवेचन के दौरान प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को उद्धृत करके अपनी बात समझाते थे। रीतिकाल के हिंदी शास्त्र पर विचार करने वाले मूलतः आचार्य नहीं, कवि थे। ठीक है, ये पंक्ति तो है शुक्ल जी। शुक्ल जी कहते हैं कि संस्कृत में काव्य विवेचन शास्त्रज्ञ आचार्य करते थे, कवि नहीं। ठीक है, कौन करते थे काव्य विवेचन? आचार्य, कवि नहीं करते थे। और रीतिकाल के हिंदी शास्त्र पर विचार करने वाले मूलतः आचार्य नहीं, कवि थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने नायकों, नायिकाओं, रसों, अलंकारों, छंदों के विवेचन पर कम, इनके दिए गए लक्षणों के उदाहरणों के रूप में रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने अन्य कवियों की रचनाओं के उदाहरण नहीं दिए, उदाहरणों के लिए खुद कविता की। इसलिए इस काल में आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्ति होने लगे। इससे यह अवश्य हुआ कि इस प्रणाली के कारण रीतिकाल में सुंदर रचनाएं बहुत अधिक मात्रा में लिखी गई। भक्ति मूलतः प्रेम ही है। भक्तिकालीन प्रेम या श्रृंगार में धार्मिकता का आवेश क्रमशः क्षीण होता गया। भक्तिकाल का अलौकिक श्रृंगार रीतिकाल में आकर लौकिक श्रृंगार बन गया। भक्तिकाल का जो अलौकिक श्रृंगार था वो रीतिकाल में आकर लौकिक श्रृंगार बन गया। सच्ची बात तो यह है कि वे वास्तविक लौकिक श्रृंगार भी कम बना, केवल कुछ लोगों यानी अवकाश भोगी भोक्ता वर्ग के मनोरंजन का साधन बना। केंद्र में एक शक्तिशाली सत्ता थी, सामंतगण उसके अधीन थे, अतः परस्पर लड़ने झगड़ने का भी अवकाश नहीं था। जिन सामंतों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी वे चैन से विलास करते थे। रीतिकालीन काव्य अधिकांशतः इस विलासिता का साधन एवं प्रसाधन है। ठीक है, रीतिकालीन काव्य क्या है? अधिकांशतः ये जो विलासिता थी इसका साधन एवं प्रसाधन है। इन सामंतों के जीवन और रुचि में एकरसता एवं ठहराव है। इस एकरसता और ठहराव का कारण है केवल निर्दिष्ट जीवन प्रणाली में कालयापन, न अपने से भिन्न या विपरीत जीवन से कोई टकराव, न उसकी चिंता। ये निर्दिष्ट जीवन प्रणाली ही इनकी रुचि की कविता में रीति बन गई है। यहाँ काव्य रीति और ये ठहरा हुआ श्रृंगार इस निष्क्रिय सामंती रुचि में ढल गए हैं। शिवाजी, छत्रसाल जैसे सक्रिय सामंतों की रुचि की कविता इससे भिन्न है। इनमें क्या है? वीर रस है शिवाजी और छत्रसाल जैसी कविताओं में, और ये भूषण द्वारा रचित है। ठीक है, इससे ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि इस काल में वास्तविक प्रेम यानी कि श्रृंगार, भक्ति या अन्य प्रकार की कविताएं नहीं हुई। रीति का अवलंब लेकर भी कवियों ने सामान्य ग्रस्त जीवन के सीमित ही सही मार्मिक चित्र खींचे हैं।
प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध श्रृंगार नीति की मुक्त रचनाओं की धारा रीतिकाल में प्रभावशाली ढंग से फिर प्रवाहित होती दिखलाई पड़ती है। भक्ति काल में भक्ति के आवेग के सामने ये छिप सी गई थी। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती जैसी अपभ्रंश के मुक्तकों के समान सरस मनोहारी रचनाएं रीतिकाल में प्रभुत मात्रा में लिखी गई। प्रभुत यानी अधिक मात्रा में। गाथा सप्तशती सालिवान द्वारा रचित है, आर्या सप्तशती आर्या द्वारा रचित है और अमरुक शतक अमरुक द्वारा। तो अमरुक शतक, गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती ये तीनों ही क्या, बिहारी सतसई की टीका है। बिहारी सतसई की टीका। इन रचनाओं में सामान्य जनजीवन और परिवार में व्याप्त प्रेम, उल्लास, मिलन, वीर्य की हृदयहारिणी अभिव्यक्ति हुई। शुद्ध ऐहिकता परक सरस मुक्तकों की रचना की दृष्टि से रीतिकाल बेजोड़ है। भक्ति की कविताओं की परंपरा इस काल में समाप्त नहीं हुई, किंतु कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा जैसे लोक संग्रही मानवीय करुणा वाले उत्कृष्ट भक्त कवियों के सामने इस काल के भक्त कवि कहाँ ठहरते। भक्ति इस काल की क्षीणमय सीयमाण काव्यधारा है, वे भी अपने को काव्य रीति में ढाल रही थी। यही कारण है कि इस काल के प्रारंभ में ही ऐसे अनेक कवि दिखलाई पड़ते हैं जिनका विषय तो भक्ति है, किंतु लगते रीतिकाल के हैं। ठीक है। और रीतिकाल के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि रीतिकाल मुक्तकों का युग है और भाषा ब्रज है। रीतिकाल मुक्तकों का युग है और इसकी भाषा ब्रज है। ऐसे कवि वस्तुतः रीति धारा के ही कवि माने जाने चाहिए, जैसे केशव, गंग, सेनापति, पद्माकर आदि। इनकी भक्ति भी ठहरी हुई और एक रस है। इस काल में रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम काव्य भी रचा गया, जिसमें काव्य कौशल होते हुए भी प्रेम विशेषतः वीर्य की तीव्र व्यंजना है। ऐसे कवियों की रचनाओं पर सूफी कवियों के प्रेम की पीर का प्रभाव स्पष्ट है। गणानंद इसी श्रेणी के कवि हैं। स्वच्छंद प्रेम मार्ग पर चलकर रचना करने वाले अन्य कवि आलम, बोधा, ठाकुर हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया जाता है। देखिए, जब हमने भक्ति काल पढ़ा था तब मैंने आपको बताया कि उसमें मुख्य रूप से 2 काव्य धाराएं थी। कौन कौन सी? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण में थी ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री और सगुण में थी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक उसी प्रकार रीतिकाल में 3 धाराएं हैं। कौन कौन सी? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध पढ़ते हैं। इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा, जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम आदि। वस्तुतः ये मूलतः कवि थे। ठीक है। रीतिबद्ध कवियों की विशेषता क्या है कि लक्षण ग्रंथ लिखते थे और प्रसिद्धि का आधार भी लक्षण ग्रंथ है। रीतिबद्ध जो कवि थे वो लक्षण ग्रंथ लिखते थे और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी लक्षण ग्रंथ है। रीतिसिद्ध, इसमें वे कवि आते हैं जो लक्षण उदाहरण की पद्धति प्रकट रूप में तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय उनका ध्यान रखते हैं। बिहारी ऐसे कवि है। ठीक है। रीतिमुक्त, इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की न तो पद्धति अपनाते हैं और न उनका ध्यान रखते हैं। गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि रीतिमुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है। रीतिबद्ध कवि क्या करते थे? लक्षण ग्रंथ लिखते थे। रीतिसिद्ध क्या करते थे? लक्षण पद्धति प्रकट रूप में तो नहीं, किंतु रचना करते समय उनका ध्यान रखते थे। और रीतिमुक्त न तो ध्यान रखते थे और नई पद्धति अपनाते थे। तो केशव, पद्माकर, मतीराम रीतिबद्ध है, बिहारी रीतिसिद्ध है, गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये रीति मुक्त है। ठीक है। इस काल के दरबारी कवियों में कभी कभी दरबारी कविता से असंतोष की भी प्रखर भावना पाई जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। आश्रयदाता की वास्तविकता कवि समझते थे। धन के लिए उन्हें प्रशंसा करनी पड़ती थी। कुछ कवियों ने कंजूस सामंतों या आश्रयदाताओं की अच्छी खबर ली है। आश्रित किंतु स्वाभिमानी कवियों की मानसिक पीड़ा भी रीतिकाल में व्यक्त हुई। इस काल की काव्य भाषा प्रमुखतः ब्रज भाषा है। रीतिकाल मुक्तकों का युग है। कवित सवैया को इस काव्य में बहुत प्रयुक्त किया गया है। इस काल की काव्य भाषा पर वातावरण के अनुसार फारसी का भी प्रभाव है। काव्यांग निरूपण और विशिष्ट रुचि के लिए लिखी जाने के कारण इस काल की कविता में अलंकारों का बाहुल्य है। ठीक है। बाहुल्य, इसमें जो मुख्य शब्द है वो बहुल है और यह प्रत्यय है। ठीक है। इस तरह छोटी छोटी ये जो व्याकरण की जो चीज़ें हैं वो भी हमें याद रखनी चाहिए, साथ साथ में इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो रीतिकाल की पृष्ठभूमि हमने पढ़ ली और जो ये
इसमें 3 काव्य धाराएं थी, वो हमने इनके बारे में चर्चा कर ली, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। और तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इनका अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे, इनको रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त तीनों ही काव्य धाराओं को, इनमें कौन कौन से कवि हुए हैं, इनकी क्या प्रवृत्तियाँ थी, वो सब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पढ़ते रहिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।